नमस्कार, आदाब। मैं हूं मारिया शकील और आप देख रहे हैं मुकाबला। बिहार की नीतीश कुमार सरकार को पटना हाईकोर्ट के 20 जून के एक फैसले से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने 2023 में पारित आरक्षण दायरा बढ़ाने के फैसले को रद्द कर दिया है। अदालत ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराते हुए संविधान के आर्टिकल्स 14, 15 और 16 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन माना है। बिहार सरकार ने ओबीसी, एससी और एसटी के लिए आरक्षण सीमा 50% से बढ़ाकर 65% कर दी थी। फैसले के समय नीतीश कुमार महागठबंधन की सरकार चला रहे थे। अब तस्वीर बदल चुकी है। नीतीश एनडीए का हिस्सा है और आरजेडी विपक्ष की भूमिका में है। तेजस्वी नीतीश कुमार के साथ साथ बीजेपी पर भी हमलावर हैं। उनकी मांग है कि बिहार सरकार हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे। ऐसा ना होने की सूरत में आरजेडी ने खुद सुप्रीम कोर्ट जाने की बात भी कही है। हम लोगों ने अनुरोध किया था भारत सरकार से कि इसको शेड्यूल 9 में डाला जाए, तो हम लोग को इस बात का संदेह था कि ये बीजेपी के लोग जो हैं आरक्षण विरोधी लोग हैं, जिसको हम लोग चुनाव के समय भी कहते थे कि भाजपा के लोग नहीं चाहते हैं कि आरक्षण जो है वो बढ़े। इसलिए हम लोग चाहते थे कि इसको शेड्यूल 9 में डाला जाए। हम लोगों ने जो आरक्षण दिया है वो तो हम लोगों ने लीगल पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए दिया था, प्रोविजन को और लीगल प्रोविजंस को देखते हुए रहा था। किन तथ्यों पर हाईकोर्ट की टिप्पणी आई है, रिमार्क आया है, जजमेंट आया है, उसको देख करके हम लोग। आपको लगता है कि जुडिशियल स्क्रूटनी वो स्टैंड कर पाएगा? नहीं, उसको प्रयास हम लोग करेंगे, हम लोग उसको लीगल स्टैंड लेंगे। उसका जो उसके सक्षम कोर्ट होगा वहां पर हम अपील में जाएंगे। आरोप प्रत्यारोप और वार पलटवार की सियासत से आगे बढ़कर देखें तो कुछ अहम सवाल उठते हैं और वही सारे सवाल मुकाबला में आज का सवाल है। क्या आरक्षण के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है? बिहार सरकार अब इस मामले पर क्या करेगी? पक्ष विपक्ष अगर दोनों साथ हैं तो मुश्किल क्यों? अब 65% आरक्षण कैसे दे पाएगी बिहार सरकार? आरक्षण पर कहां चूक गई बिहार सरकार? हमारे साथ यहां पर स्टूडियो में हैं सुबोध कुमार मेहता, नेशनल स्पोक्सपर्सन आरजेडी के, डॉक्टर आदेश अग्रवाल, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, ज्योति कुमार सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस की, अनुप्रिया जदयू से, डॉक्टर निखिल आनंद, नेशनल जनरल सेक्रेटरी बीजेपी ओबीसी मोर्चा, और प्रोफेसर बद्री नारायण, सोशल साइंटिस्ट भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेरा सवाल सबसे पहले आदेश जी आपसे है। बिहार सरकार और विपक्ष दोनों 65% आरक्षण के पक्ष में है। अगर आप देखिए तो डबल इंजन की सरकार की भी बात होती है, तो मामला कहां पे फंस रहा है? कानूनन 50% से ज़्यादा आप रिजर्वेशन नहीं कर सकते, लेकिन बाकी स्टेट्स में तो है ऑप्शन। तमिलनाडु में हुआ है। जो अभी शेड्यूल 9 की अगर चर्चा आरजेडी नेता जो कह रहे थे शेड्यूल 9 में, हाँ, शेड्यूल 9 आप जाकर उस कैटेगरी में डालते हैं उस चीज़ को, तो फिर आप कर सकते हैं। 50% से जो हमारा एससी, एसटी, ओबीसी, इन बैकवर्ड क्लास में हम इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। जनरल नहीं, तो अगर ये शेड्यूल 9 में डालने का ऑप्शन है तो अभी तक अनुप्रिया जी हुआ क्यों नहीं? सरकार आपकी है, अमेंडमेंट्स अलाउड है, और अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा या उस पर तो आपके पास 2/3 मेजॉरिटी रहेगी, क्योंकि जो पक्ष विपक्ष सब एक साथ ही हैं इस मुद्दे पर। जब बिहार सरकार के द्वारा जो कास्ट बेसिस सर्वे के आधार पे हमने जो आरक्षण की सीमा बढ़ाई, उसके बाद जो हमारे गठबंधन भी बदले, उसके बाद में लोकसभा इलेक्शन भी कंसल्ट हुए, और यह राज्य सरकार के अधीन नहीं है 9वीं अनुसूची में शामिल करने की बात। और जब सरकार नई रूप से जब बनी, इसी दौरान में किसी ने हाईकोर्ट पे जाकर पिटीशन दायर किया कि इस आरक्षण की जो सीमा बढ़ाई गई है यह उचित नहीं है, इसको बढ़ाना नहीं चाहिए। अब निश्चित तौर पे न्यायालय में मामला गया है, और हम जब सरकार जो अभी, क्योंकि आपने कहा कि
ये हमने जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया था, इन अकॉर्डिंग विद द लॉ ही हमने बढ़ाया था। हमने लॉ के की सारे उसमें जो कानूनी रूप से जहां पे अड़चने हो सकती है, उन सारी चीजों को देख के हमने बढ़ाया था। अब जब हमारे ऑनरेबल हाईकोर्ट ने हमें निश्चित तौर पे जिन बिंदुओं पे हमें टीका टिप्पणी की है, उन हम अपने स्टेटमेंट के साथ में और सुप्रीम उसमें कोर्ट में जाएंगे। अगर आप और हमें ऑर्डर उम्मीद देखें है तो उसमें एक साफ तौर पर एक पैराग्राफ है जिसमें यह कहा जाता है कि जो आपका सर्वे था वो सर्वे में प्रॉब्लम था, कि अगर वो सर्वे है उसका वो द बेसिस ऑफ दैट सर्वे इज प्रॉब्लमैटिक। नहीं, बेसिस ऑफ द सर्वे के अनुसार ही मारिया जी हम लोगों ने बढ़ाया था, क्योंकि जो हमारा कास्ट बेसिस सर्वे था वो इकोनॉमिक, सोशल, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के आधार पे हुई थी कि बिहार में अभी तक ये बहुत आश्चर्यजनक था कि मात्र 9% लोग चलिए, जो मैं हैं उनका वो ऑडियो थोड़ा गैस फिक्स पेमेंट करने की कोशिश करूंगी, उससे पहले यहां पर आती हूं। सुबोध कुमार मेहता जी, जब ये हो रहा था तो ये सब सारे लीगल लूपहोल्स तो आपको पता थे, और लीगल जो सवाल उठेंगे 50% से अगर आप बढ़ रहे हैं 65 के ऊपर जा रहे हैं तो उस पर भी सवाल उठेंगे, तो तैयारी क्यों नहीं की गई थी? देखिए मारिया जी, यहाँ पे तैयारी हमारी पूरी है। हमारा कमिटमेंट संविधान है, संविधान में ये प्रावधान है कि आप ऐसे इंडिया बनाइए, ऐसा नया इंडिया बनाइए जो ट्रांसफॉर्म हो, जहाँ पे एडुकेट रिप्रेजेंटेशन सबका हो। संविधान ही हमें गारंटी देता है और स्टेट को भी पावर देता है कि ऐसे इनोवेटिव और करेक्टिव मेजर्स या क्रिएटिव मेजर्स निकालें ताकि आप उस जो अनुपात में रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है जिन समूह का, उनको आप भागीदारी दीजिए। उसी के तर्ज पे हम लोगों ने सर्वे भी कराया, उसी के तर्ज पे हम लोगों ने आरक्षण भी बढ़ाया। लेकिन अब जब ऑनरेबल हाई कोर्ट दो मेजर जो है उसमें प्रॉब्लम उनको दिखता है। एक तो 50% सीलिंग है जो अभी ये कह रहे थे, और दूसरा जो है कि जो हम लोगों का आर्गूमेंट था कि अनुपात में अनरिजर्व कैटेगरीज में कुछ लोग हैं जो शेड्यूल का जो ईबीसी और ओबीसी के वो रिप्रेजेंट नहीं हो रहे हैं बिहार के संदर्भ में, तो ऐसे में इनएडुकेसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन है वहाँ पे। लेकिन जज ने माना कि प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है आर्टिकल 14, 15, 16 जो आप कह रही थी। लेकिन आप आर्टिकल 16 में ही देख लीजिए, ये लिखा हुआ है इनएडुकेट रिप्रेजेंटेशन की बात उन्होंने कही है। अब बात आती है कि अब लोकसभा में प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन अनुपात के आधार पे शेड्यूल कास्ट को आर्टिकल 330 क्लॉज 2 के आधार पे ऑलरेडी लोकसभा में मिला हुआ है, पंचायत में मिला हुआ है आर्टिकल 243 डी के हिसाब से पंचायत में मिला हुआ है, और म्यूनिसिपैलिटीज में मिला हुआ है 243 और टी के आधार पे, तो ऑलरेडी है। ये सब आप मुझे लॉजिक नहीं बताएं जी। मेरा कहना है कि जब नवंबर 2023 में आप और आपकी सरकार नीतीश कुमार के साथ चल रही थी, तो ये 9th शेड्यूल में ये चैलेंज आएगा, सुप्रीम कोर्ट में ये वो पटना हाई कोर्ट में इसका चैलेंज होगा, ये सब आपको पता था। तो एडवोकेट जनरल तैयार होकर के क्यों नहीं गए थे? देखिए मैं कह रहा हूं, देखिए ये इसकी वर्डिक्ट जो है मार्च में ही आनी थी, हाँ। कंप्लीट हो गया था, लेकिन इलेक्शन के कारण किस कारण से ये रोक कर इलेक्शन के बाद इससे वर्डिक्ट देके, लेकिन मैं उस पे आता हूं, मैं उस पे आता हूं। आपकी मंशा क्या है डॉक्टर निखिल आनंद, आपकी मंशा क्या है? मैं मारिया जी, मैं कंप्लीट नहीं सर, एक मिनट रुकिए। बात डॉक्टर निखिल आनंद, आपकी मंशा क्या है? क्योंकि जब ये सर्वे हुआ था उस वक्त आपने अपोज किया था। दूसरी बात, पूरा चुनाव नीतीश कुमार बार बार बोलते रहे कि जब वो महागठबंधन के साथी थे, इंडिया ब्लॉक के पार्ट थे, तो उन्होंने कास्ट सेंसस की बात उठाई, रिजर्वेशन की बात की। जैसे ही वो उन्होंने अपना साइड बदला और आपके साथ आए, तो उसके बाद उस पर उन्होंने चुप्पी साध ली। तो ये तो उनके इंटेंट पर भी सवाल उठेगा। और अब जो ये वर्डिक्ट आया है, ये तो क्लियर दिख रहा है कि उनके इंटेंट में उनका इंटेंट क्वेश्चनेबल है। देखिए, जो कास्ट बेस्ड जो काउंटिंग हुई थी, जो सर्वे हुआ था, ये एक कलेक्टिव डिसीजन था एनडीए गवर्नमेंट का। तत्कालीन एनडीए गवर्नमेंट जब बीजेपी गवर्नमेंट में थी, हालांकि सभी पार्टियों ने उसका समर्थन किया था, तो ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी ने कास्ट काउंटिंग का, कास्ट सेंसस का अपोज किया था, यह बिल्कुल गलत बात है। दूसरी बात कि संविधान के प्रति हमारा समर्पण है और हम आरक्षण को लेकर के एकदम फर्म बिलीफ है कि आरक्षण की जो अवधारणा है, व्यवस्था है, वो लागू होनी चाहिए। बिहार में जो आरक्षण व्यवस्था नई लागू की गई, इसको हम सभी ने समर्थन किया था, हमने कोई विरोध नहीं किया था। ये एक तात्कालिक प्रभाव से कोर्ट ने
कुछ पॉइंट इंडिकेट किए हैं जिसका सरकार निश्चित तौर पर अध्ययन कर रही है और इसके खिलाफ और जो बेहतर बातें हैं उसको लेकर के निश्चित तौर पर ऊपरी अदालत में जाएगी। लेकिन हमारा ये मानना है कि ये 9th शेड्यूल की बात बार बार जो कह के इसको खारिज तात्कालिक तौर पर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कई राज्यों में 50% से ज्यादा सीलिंग है। 49.5% रिजर्वेशन तो है ही। 10% जो सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण जब आप देते हैं तो निश्चित तौर पर यह 50% की सीलिंग तो हमने एक्सीड की हुई है। और आज की तारीख में जब ओबीसी के भीतर जब क्रीमी लेयर है तो यह कहना कि कोई वर्ग आरक्षण से वंचित है, ऐसा नहीं है। सभी वर्ग, सभी समाज के लोगों को आरक्षण मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण का समर्थन करती है और जो 65% रिजर्वेशन बिहार में जो लागू किया, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने भी समर्थन किया, कास्ट काउंटिंग का डिसीजन पूरा एनडीए गवर्नमेंट का डिसीजन था। उस वक्त हम भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार में थी, तो हम इसके पक्ष में है। और कोई भी व्यवस्था या तो कोर्ट में ऊपरी अदालत में चैलेंज करके हो या फिर और भी कोई, उस पर निश्चित तौर पर जो कोर्ट के पॉइंटर्स है उसका अध्ययन करके हम बेहतर तरीके इस्तेमाल अख्तियार करेंगे और इस आरक्षण व्यवस्था को लागू रहना चाहिए। ये हमारा फर्म बिलीफ। आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या ये ऑलमोस्ट कंसेंसस है अक्रॉस पार्टीज बिहार में कि इसको चैलेंज करना चाहिए? पहला सवाल। दूसरा सवाल कि आर्टिकल्स 14, 15, 16 के बेसिस पर ये इसको रद्द किया जाएगा, इसको कैंसिल किया जाएगा, ये तो अंडरस्टूड था। और जो चैलेंज किया गया है वो 1 हफ्ते के अंदर हुआ था चैलेंज, वो भी उसकी तैयारी हो चुकी थी। तो फिर क्या बिहार सरकार तैयार होकर के नहीं गई है कोर्ट में? देखिए, एक बात को आप समझिए, इस बात को आपको समझना होगा कि विभिन्न पार्टियों की मंशा क्या था। इस पूरे इलेक्शन जो हमारा पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ 2024, उस पूरे इलेक्शन में केवल एक नेता और इंडिया के गठबंधन के एलाइज के अलावा जितनी भी जो दूसरे तरफ के लोग थे कभी भी इसके बारे में बोलते नहीं रहे। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा से लेकर इलेक्शन 1 तारीख का लास्ट 1 जून को जो इलेक्शन हुआ तब तक वो चिल्ला चिल्ला कर रोड चौराहे तक बोलते रहे कि जिसकी जितनी संख्या है उसको उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए। और बार बार रिजर्वेशन की बात कहते थे राहुल गांधी, और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी से पूछते थे कि आप बताएं कि आपका क्या ओपिनियन है। कभी भी भारतीय जनता पार्टी का पूरे जनवरी से लेकर 1 जून तक कभी कोई जवाब नहीं आया। तो उसकी मंशा, अब तो चूंकि ये सरकार, तो मंशा, अगर आप इंटेंट की बात कर रहे हैं तो आपको लगता है भाजपा का इंटेंट नहीं है या नीतीश कुमार का इंटेंट नहीं है? अब चूंकि नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर पहले भी थे, आज भी हैं और वो लगातार रहते हैं, तो जो चीफ मिनिस्टर हैं तो उनका बहुत ज़्यादा रोल होता है, श्रेय होता है। भारतीय जनता पार्टी जब ये आरक्षण की बात चल रही थी, ऑफकोर्स वो उस समय था तो चले होंगे, 2 कदम आगे गए होंगे, लेकिन पूरे इलेक्शन में कुछ नहीं बोला भारतीय जनता पार्टी के। एक ना आप पूरा उनका डायलॉग सुन लीजिए, और जब राहुल गांधी ने सवाल किया कोई बात नहीं बोला उन्होंने। तो मनसा उन पर उठती है। और कांग्रेस पार्टी की तो मांग है कि अगर आप ऑर्डिनेंस, आप अध्यादेश क्यों नहीं लाते? आप बाकी चीजों के लिए तो अध्यादेश लाते हैं, लाइए इसके लिए। निखिल आनंद जी, कांग्रेस के साथी जिस तरीके की बात कर रहे हैं हास्यास्पद है। कांग्रेस की पूरी क्रेडिबिलिटी आरक्षण को लेकर के सवालों के घेरे में। ये वही पार्टी है जिसने काका कालेलकर आयोग को डस्टबिन में डाला, और मंडल कमीशन पर इनकी क्या राय थी, और पिछड़ा वर्ग आयोग को, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को 30 सालों तक जिस पार्टी ने संवैधानिक दर्जा नहीं दिया। कितने शर्म की बात है कि ये घोर आरक्षण विरोधी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जिसने एक एलीट पॉलिटिक्स को प्रमोट किया इस देश में, दलितों पिछड़ों के हितों की अनदेखी की, और आज ये लंबे लंबे बयान दे रहे हैं। एक बहुजन समाज पार्टी का स्लोगन इन्होंने अडॉप्ट कर लिया और उसको राहुल गांधी प्रोपोगेट कर रहे थे कांग्रेस के लोग चुनाव के दौरान, और कह रहे हैं कि ये बड़े शुभचिंतक हो गए। अब बिहार में जो कास्ट काउंटिंग हुआ उसमें हमने बिल्कुल, ये हमारा कलेक्टिव डिसीजन था एनडीए गवर्नमेंट का। अगर मोडेलिटीज, अगर पूरे देश में एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्सटेंसिव कास्ट सेंसस के लिए मोडेलिटीज तैयार होगी तो निश्चित तौर पर कास्ट काउंटिंग कराने में इंडिया स्पेसिफिक नहीं था, वो पूरे हिंदुस्तान को लेके कॉन्टेक्स्ट में नहीं था, वो बिहार सरकार के कॉन्टेक्स्ट में था।
और जब जैसे ही उन्होंने सर्वे कराया था आप लोग बहुत आप लोगों ने उसको अपोज किया था और उसका जो पूरा जो डिटेल्स आए थे उसको भी आपने अपोज किया था। दैट इज द पॉइंट। हाँ, तो अब फैक्ट्स चेंज होने के बाद क्योंकि आपकी वो सरकार है तो सवाल आपसे ही उठेंगे निखिल आनंद जी। लेकिन अब मैं जाऊंगी प्रोफेसर बद्री नारायण के पास। प्रोफेसर बद्री नारायण, इस प्रपोजल के बाद जो अभी खत्म हो चुका है इस कानून के बेसिस पर, बिहार में कुल आरक्षण 75% हो गया था। 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर 50% से ज्यादा आरक्षण है, ये भी फैक्ट है। और 9th शेड्यूल है उसमें भी ऑप्शन भी है। 2012 से सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु का केस अभी भी चल रहा है। ये सब रियलिटीज है। तो क्या पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल क्लास अगर ये प्रपोज करता है उसको ये रियलिटीज पता नहीं होती है या रियलिटी को वो इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये जानते हैं रिजर्वेशन इमोटिव इशू है? बिल्कुल मारिया, आपने एक की वर्ड को आपने यूज किया, बहुत अच्छी बात है कि रिजर्वेशन इज इमोटिव इशू। और इमोटिव इशू से आप एक पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन करते हैं। पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन 2 तरह से होता है। एक तो एस्पिरेशंस आप जगाते हैं कि अब इससे हम इतना रिजर्वेशन आपको दे पाएंगे, और दूसरा उससे एक फियर साइकोसिस क्रिएट करते हैं कि दूसरा रिजर्वेशन के खिलाफ हो, हम आपको दिला पाए। ये जानते हुए कि ये संभव नहीं है या संभव है तो बहुत कठिन है, डगर पनघटकी वाला मामला है जो हो भी सकता है और होकर भी नहीं हो सकता है, तब भी आप उसको इलेक्शन में एक बड़ा इशू, आपने देखा होगा कि पूरा इलेक्शन इस बार इस पर लड़ा गया और अपोजिशन ने बहुत सारे सीट, बहुत सारे विजय इसके आधार पर लिए। तो वो जो ठगा गया या छला गया जो कम्युनिटी है, जो मास है, जो सबऑर्डिनेट है, दलित है, ओबीसी है, वो उसको पूछना चाहिए उन लोगों से जो तो लोग ये एक तरह से दावे के साथ कहते हैं आरक्षण के नाम पर। अच्छा, दूसरी बात ये है मारिया, ठगा किसको गया और किस पार्टी ने ठगा? विवादास्पद था। बद्री नारायण जी, डायरेक्ट सवाल आपसे हम पूछ रहे हैं, आरक्षण के नाम पर किसने ठगा, किस पार्टी ने ठगा? देखिए, अगर आप देखें तो इलेक्शन में अपोजिशन ने आरक्षण को बहुत बड़ा इशू बनाया था और कास्ट सेंसस बेस्ड आरक्षण और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को उन्होंने सवाल बनाया था, जो कि एक विवादास्पद कॉन्सेप्ट था। और भी अपोजिशन ने उसको एक बड़ा इशू बनाया इस इलेक्शन में और उसमें पूरे इलेक्शन को ऑर्गेनाइज किया, उन्होंने बहुत ही किया। लेकिन उससे आम जनता को क्या मिला या क्या मिलेगा, अब लेकिन देखिए ये चलता रहेगा, आम जनता को मिला। कोर्ट में ले जाएंगे नए आरक्षण कानून के आधार पर 1,99,000 नौकरियां मिली। अब तक 5,16,000 नौकरियां दी जा चुकी हैं। 2020 से 2025 तक 10 लाख नौकरियों का लक्ष्य है। तो मिला, लोग जनता को मिला है। ये भी यही बेसिस पर पूरा कैंपेन हुआ है अभी जो चुनाव में। लेकिन आगे क्या? और जो नौकरियां मिल चुकी हैं जिनको इस आधार पर, क्या उनसे नौकरियां वापस ली जाएंगी? अनुप्रिया जी, क्या होगा अब? फ्यूचर क्या है उनका? मुझे जहां तक मारिया जी पता है कि इस आरक्षण के लागू होने के बाद में नौकरी नहीं मिली है और नौकरी जो मिली है वो पहले के आरक्षण के दायरे के अनुसार मिली है। अब जो मामला हमारे न्यायालय में है और हमें उम्मीद है कि जब हमने जो अपने कंडीशन से, जिन कंडीशन के आधार पे हमने रिजर्वेशन को बढ़ाया है। मारिया जी, आपने कहा कि ठगा किसने है, ये मुझे लगता है बहुत ही चोटिल सवाल है। ठगने की अगर हमारी मंशा होती, जब माननीय मुख्यमंत्री जी बतौर मुख्यमंत्री बिहार के बनते हैं, 2006 में बिहार पहला राज्य था जिसने आरक्षण की सीमा, जिसमें दलित, महादलित, अति पिछड़ा, पिछड़ा जो जातीय आधारित जो हमारा जात होता है उसको सब डिवाइड करते हुए वहां पे आरक्षण की सीमा को बढ़ाते हैं। इनफैक्ट इकोनॉमिक स्तर पे जो हमारे जनरल जिनकी आरक्षण नहीं होती है उनको भी हमने 3% आरक्षण दिया, और जिसका मैं कहती हूँ कि उस पथ चिन्हों पे चलते हुए आज देश में 10% आरक्षण है। तो हमने ठगने का प्रयास नहीं किया है। एक ऐसे विडंबना है बिहार के साथ में कि आजादी तो के बावजूद जी जब नीतीश कुमार जी जब महागठबंधन के साथ होते हैं तो आरक्षण की बात करते हैं और जब एनडीए में चले जाते हैं तो आरक्षण पे कुछ नहीं बोलते। आयरनी तो सबसे बड़ी ये है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये आप बिल्कुल गलत स्टेटमेंट दे रही हैं। हम जब एनडीए के बिहार में जो आरक्षण हुआ, ये सर्वे हुआ था, ये सर्वदलीय बैठक,
के बाद हुई थी। इसमें भाजपा भी सम्मिलित थे, इसमें आरजेडी भी सम्मिलित थी, इसमें हम भी सम्मिलित थे और तमाम बिहार की पार्टियां सम्मिलित थी। तो ये आपका कहना हम पे आरोप ये बिल्कुल गलत है। हम आज भी जब हम फेलियर यहाँ पे साबित हो रहे हैं, जब हाईकोर्ट ने हमें यहाँ चैलेंज किया, तो हम आगे सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, बतौर सरकार ही जाएंगे हम यहाँ पे, और हमारे साथ में यहाँ भाजपा भी है। और सिर्फ भाजपा नहीं जाएगी, बिहार के तमाम दल, क्योंकि आप यहाँ अगर सुन रहे होंगे आरजेडी के प्रवक्ता को भी, जब ये आरक्षण की सीमा बढ़ाई जा रही थी तब हम आरजेडी के साथ में थे, और कहीं से भी हम फेलियर अगर साबित हो रहे हैं तो निश्चित तौर पे हम सरकार को अवगत भी कराएंगे कि हमारी जो मंशा है ये बिहार के तमाम आम जनता के विकास के लिए है। और जब मैं फिर कह रही हूँ, आपने मुझे दो बार इंटरप्ट किया, मैं अपनी बात को कंप्लीट कर दूं। पूछते हैं कि क्या 9th शेड्यूल की चर्चा होगी और उस पर चर्चा का इनिशिएटिव कौन लेगा? देखिए मारिया जी, अभी आप बोल रही थी कि इसका इंटेंशन क्या है इस आरक्षण का। देखिए माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी सारे दलों को एक साथ लाएं, माननीय प्रधानमंत्री से मिले, वहां पास हुआ, उसके बाद हमारा कमिटमेंट है, और एक कमिटमेंट मैं इतना कह रहा हूं कि अगर बिहार सरकार नहीं जाएगी तो राष्ट्रीय, वो कब मिले? जब हम लोग ये कास्ट सेंसस के लिए हम लोग, वो उसका अप्रूवल, वो सेंटर की जरूरत नहीं थी उसमें। नहीं अप्रूवल नहीं, हम कास्ट सेंसस की बात कर रहे थे कि उसको जो सेंसस हो रहा है 2021 का, उसमें आप कास्ट का एक कॉलम जोड़ लिए, उसके लिए हम लोग हैं। लेकिन ये तेजस्वी यादव जी का कमिटमेंट ही था कि आज इस नतीजे पे हम लोग आए। लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है मुझे कि वहां तो भारतीय जनता पार्टी हमें सपोर्ट कर रही थी, लेकिन केंद्र में तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल को आगे कर यहाँ पे विरोध कर रही थी। अब देखिए, जब तक हम लोग सरकार में थे, हम सुप्रीम कोर्ट में भी हम जीत कर निकले, लेकिन जैसे ही हम सरकार से हट गए, मार्च तक इसकी पूरी प्रोसेस चली, और देखिए सरकार ठीक से केस लड़ी नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए अब ठीक से केस नहीं लड़ी, अब बात हो रही है। अब मैं बता रहा हूं वही हमको जानना है निखिल आनंद जी, क्यों नहीं लड़ी। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, चलिए बताइए। हाँ, इंदिरा साहनी केस में ही देख लीजिए, ऐसा उन्होंने बोला कि 50% सेलिंग क्रॉस नहीं कर सकते, लेकिन दो प्रावधान ऐसे उसी में दिया हुआ है कि अगर फार फ्लंग एरियाज है या नेशनल इंटरेस्ट से जो जनता है वो बहुत दूर है, तो आप उसको 50% से भी क्रॉस कर सकते हैं। दो ऐसे एग्जाम्पल हैं। अगर बिहार को हम देखते हैं तो पॉवर्टी रेट में सबसे नीचे है, 27% के आधार पर है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 0.5 सबसे नीचे पर वो है, पर कैपिटा इनकम में वो सबसे नीचे है। अफसोस की बात है। तो सरकार ने ये रिप्रेजेंटेशन 15 साल आपने चलाया, 15 साल नीतीश कुमार की सरकार चली, अभी भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सबसे नीचे है नीतीश कुमार की सरकार। कोर्ट में आपने कुछ काम किया ना उन्होंने कुछ काम किया। इसके बाद अभी भी हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि अभी भी डॉक्टर निखिल आनंद, बिहार में कुछ बात, इसको 9 शेड्यूल में बिहार में कुछ बात, दिल्ली में कुछ और बात, ऐसा क्यों? डॉक्टर निखिल आनंद, अगर आप हमारी आवाज सुन सकते हैं। देखिए, ये हमारा एक फर्म बिलीफ है कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजंस है वो अक्षुण्ण रहे, और आरक्षण को लेकर के कहीं कोई इफ एंड बट नहीं है। हम इसके प्रावधानों का समर्थन करते हैं, और आरक्षण सबकी भागीदारी सुनिश्चित हो इसके भी हिमायती हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को 30 सालों तक जो कांग्रेस ने लॉन्ग पेंडिंग अवेटेड रखा था, तो उसको हमने संवैधानिक दर्जा दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। ये बड़ा नीट में जो ओबीसी को आरक्षण मिला है वो नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। और यही नहीं, ओबीसी के लिए वेंचर कैपिटल फंड और जितने प्रोविजंस हुए हैं, आप देखें कि राज्यों को अपनी ओबीसी की सूची में संशोधन का अधिकार, या फिर जो जातिगत सूची है उनको कैटेगराइज करने का अधिकार भी संविधान संशोधन के आधार पर केंद्र सरकार ने, ये आरक्षण के प्रति, सामाजिक न्याय के प्रति अपनी दूरदर्शिता और अपने कमिटमेंट को लेकर के ये सारी चीजें कहा कि उनका इंटेंट सही है। ज्योति कुमार सिंह, जल्दी से जवाब दीजिए और उसके फिर डॉक्टर आदेश अग्रवाल के पास आएंगे। मारिया जी, आई वांट टू क्लियर 2-3 थिंग्स। जब ये भारतीय जनता पार्टी जब ये बात कहती है कि उनका इंटेंशन बहुत अच्छा है और था, मुझे क्या बता पाएंगे कि भागवत जी ने अपना इंटरव्यू में अपने पंचांग और वो जो ऑर्गेनाइजर में क्या बोले थे कि रिजर्वेशन के बारे में कि समीक्षा होनी चाहिए? क्यों बोला था भाई? किस लिए बोला था? और पूरे इलेक्शन में इसका जवाब नहीं दे पाए आरक्षण के बारे में। और मारिया जी, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, अभी जो 2-3-4 दिन पहले जो नीतीश कुमार ने 1.99 नौकरी की बात की है, मुझे तो शक है
और मुझे आशंका है, और नीतीश कुमार को ये आश्वस्त करना चाहिए वहां की जनता को कि वो सबको मेरिट पर वो नौकरी देंगे और उस पर कोई एक्सप्लॉइटेशन नहीं होगा। जिस तरह की मुजफ्फरपुर में बार बार इस तरह की घटनाएं होती रही है, जिस तरह भागलपुर में सृजन घोटाला हुआ जिसमें कि दोनों तरह के केवल इकोनॉमिक ऑफेंस नहीं थे, वहां पर दूसरे तरह के भी मामले थे जिस तरह मुजफ्फरपुर के। इसमें नीतीश कुमार को बताना होगा उनकी पूरे क्रियाकलाप में। और भागवत जी के बात को कैसे, भागवत जी की आवाज को क्या बोलते हैं, क्या उसके बात को नकारते हैं? आप बताएं, सीधे जवाब दें। हाँ, जवाब दीजिए। ये बिल्कुल ऐतराज करने वाली बात है। नहीं, एक मिनट की आवाज नहीं आ रही है, बोलिए ठीक से हमारे आपके हम पॉइंट सुन नहीं पाए थे निखिल आनंद जी। हमारा ये कहना है कि भागवत जी ने जो बोला था उसका जवाब दे दीजिए, जो कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पे उठा रहे हैं। भागवत जी ने क्या बोला, ये उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि आरक्षण को इन टोटो उन्होंने रिजेक्ट करने की बात नहीं कही, उन्होंने रिव्यू करने की बात कही। लेकिन इस पर हमारी पार्टी ने भी स्पष्ट किया है, फर्म बिलीफ है कि हम आरक्षण का समर्थन करते हैं, संविधान की मान्यताओं का समर्थन करते हैं। हमने तो ज्योति जी को यह कहा कि राजीव गांधी ने किस व्यवस्था और मानसिकता के तहत 3 घंटे तक पानी पी पीकर मंडल कमीशन का विरोध किया था। आज पिछड़ा वर्ग आयोग को 30 सालों तक संवैधानिक दर्जा नहीं मिला, तो कांग्रेस की किस मानसिकता के तहत था? आज अगर हम आरक्षण का समर्थन करते हैं, उसका सबसे बड़ा वैलिड ग्राउंड है कि हमने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। कि आरक्षण पर कहां चूक गई बिहार सरकार? डॉक्टर आदेश अग्रवाल जी, स्ट्रेट क्वेश्चन है। 9th शेड्यूल में सब्जेक्ट को नहीं लाएंगे जब तक ये कोई भी कोर्ट इसको वैलिड नहीं डिक्लेयर करे। तो ये कौन लाने का काम करेगा? ये सरकार का है। और ये लोकसभा में अमेंडमेंट हो सकता है? हाँ, लोकसभा में आएगा, 2/3 से पास होना है, राज्यसभा में होना है, फिर सारे स्टेट्स में जाना है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रोसेस है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा। लेकिन उससे पहले मैं कह रहा हूं कि इंदिरा स्वामी के केस में बिहार सरकार अगर सही से रिप्रेजेंट करती तो इंदिरा साहनी केस में ही ये ऑलरेडी प्रोविजंस है कि नेशनल इंटरेस्ट से अगर दूर हैं आप या फार फ्लंग एरियाज में हैं तो आपको 50% से ज्यादा आरक्षण दिया जा सकता है। ये बिहार पर अप्लाई होगा? अगर लेकिन दुख की बात यह है, दुख की बात है कि ये आर्गुमेंट नहीं हारेंगे। यहाँ पर बेसिस एक नया सर्वे था इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का, उसके बेसिस पर ये बिहार सरकार ने ये मूव किया था पूरा। वो वाला अमेंडमेंट चाहिए उस वाले इसके लिए। और अगर ये नहीं इसी तरह आर्गुमेंट करते रहेंगे तो पब्लिक ऐसे तंग होती रहेगी, नौकरियां लगती रहेंगी, नौकरियां की वो अपॉइंटमेंट्स जो वो कैंसिल हो जाएंगी। नहीं तो अगर ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होता है, जो क्लियर इंटेंट दिख रहा है अभी सरकार, राज्य सरकार का, तो क्या होगा? दिस विल बी अपहेल्ड। दिस विल बी अपहेल्ड। मैं कह रहा हूं 9th शेड्यूल एक प्रोविजन तो है ही, लास्ट में वही ऑप्शन है, लेकिन उसके पहले जो ऑप्शन है इंदिरा साहनी केस में ऑलरेडी वो ऑप्शन है। लेकिन दुख की बात है कि बिहार सरकार ने रिप्रेजेंट नहीं किया, ये नहीं बता पाए कि कितने दूर हैं आप नेशनल एवरेज से। अगर ये एग्जिट रूट था तो वो क्या कन्विंस आप लोग नहीं कर पाई सेंटर को, मतलब सुप्रीम कोर्ट में, या फिर जो जब था ये पूरा केस चल रहा था, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे पटना हाई कोर्ट में, तब आपके एडवोकेट जनरल ने ठीक से पूरा आर्ग्यू नहीं किया? नहीं, पहले तो मैं आरजेडी के प्रवक्ता को मैं कह दूं कि ये दिग्भ्रमित करने का विषय नहीं है कि आपने जो ये अमेंडमेंट हुआ आपके सामने पढ़ लीजिए। बिल्कुल नहीं, आप सुन लीजिए, एकदम आप पढ़ लीजिए। चलिए आप एक और केस का मैं जिक्र कर लेता हूं, जस्टिस चंद्रचूड़। आप एक कंडीशन में जस्टिस चंद्रचूड़ का केस है, एक समय में आप दो बातें नहीं कह सकते सुबोध जी। जस्टिस चंद्रचूड़ 2019 का केस है की बात सुनिए कि मेरिट इंडिविजुअल नहीं होता, सोशल गुड होना चाहिए मेरिट के ऊपर, तो आप इस पे भी जा सकती थी। अगर मेरिट सोशल गुड है तो ये सब आपने जो प्रेसिडेंट्स है वो क्यों नहीं कोट किया था? मैं आपकी बात को नहीं सुन पाई मारिया जी, लेकिन मैंने जो पहले आपने सवाल पूछा था मैं उसका जवाब दे देती हूँ कि सुबोध जी एक बार में दो बातें नहीं कह सकते। एक बार कह रहे कि मैं क्रेडिट ले रहा हूं कि तेजस्वी जी ने बढ़ाया था, तेजस्वी जी का कहीं से कोई रोल नहीं था, आपने कभी भी प्रयास नहीं किया, या माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा बिहार जान रहा है किसका रोल था, पूरा बिहार जान रहा है कि किसका रोल था। फिर
देखिए आपके ढंडोरा का हमने देख लिया, आपको कितना सीट मिला। 17 महीने का बहुत क्रेडिट लेने का प्रयास किया। हमने आपसे 7% ज्यादा वोट लाया, हमारा परसेंटेज 7% बढ़ गया, आपका 5% कम गया। और उसके बाद हम आएंगे और सही सवाल होगा कि कैसे दे पाएगी बिहार सरकार अब 65% आरक्षण, और अगर ये पूरा रद्द हो चुका है तो फिर आगे का रोड मैप क्या है, कैसे देगी बिहार सरकार 65% आरक्षण, सवाल होगा। और हम फिर फाइनल कमेंट्स के लिए सब पैनलिस्ट के पास आएंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए।